नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस परिवार न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में। और फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने क्विज़ नंबर 1 डिस्कस किया था। आपको पता है कि संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमने एक छोटा सा सेशन लिया था क्वेश्चंस का। और आज हम क्विज़ नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं, मॉडल क्वेश्चन हैं, कुछ हमने फ्रेम किए हैं और ज़्यादातर जो इसमें है वो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका एनटीपीसी हो। तो ये आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल व्यू और पूरी पृष्ठभूमि में आपको क्विज नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित ये लेक्चर होने वाला है और पहला क्वेश्चन इसमें हमारे सामने है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, ये अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण पद हैं। इन पर राष्ट्रपति द्वारा इन पदों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि सुनील अरोड़ा जो वर्ष 2018 में दिसंबर माह में इनकी नियुक्ति की गई थी और ये अक्टूबर 2021 तक रहने वाले हैं। तो इन्हें अभी ये जो चीज़ें हैं, सुनील अरोड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, हो सकता है वहाँ पर ये प्रश्न ना पूछा जाए, ये पूछ लें कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आपको सुनील अरोड़ा का नाम याद रखना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के तहत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। तो ये भी देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 ये जो है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित करता है सभी शक्तियों को। तो 324 का मतलब ही निर्वाचन आयोग की स्थापना है, निर्वाचन आयोग। अगर आप इन अनुच्छेद के बारे में थोड़ा सा देखना चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, ये लोक सेवा आयोग हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन है। उनके जो कार्य हैं उनको विस्तार करने की शक्ति देता है, कार्य विस्तार करने की क्या देता है, शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 322 ये लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी व्यय होते हैं, एक्सपेंडिचर यानी उनके जितने भी खर्चे होते हैं, उनके बारे में ये प्रावधान करता है। और 323 है, ये लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में जो है यहाँ पर आपको बोध कराता है। तो ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। बाकी 324 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। देखिए, हमने जब लेक्चर पढ़ा था, मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप लेक्चर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप पूरा लेक्चर, पूरी थ्योरी को अच्छे से समझते नहीं हैं। वहाँ पर जो है आपको बिल्कुल 0 से 360 डिग्री के एंगल पर सब कुछ कवर करा के और क्वेश्चन और हर एक एस्पेक्ट को इतनी सारी डायमेंशन में हम क्लियर करवाते हैं, क्योंकि उस पर हम भी टेबल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, ताकि आपके सामने जब भी हम किसी चीज़ को रखें तो आपका जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव लेवल तक ना रहे, आप उसे एग्ज़ाम हॉल तक भी ले जा सकें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप एक बार लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो मैंने करवाया है क्लास में, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं। यूपीएससी और पीसीएस में आने वाले लगभग मैंने 50 से ज़्यादा प्रश्नों को वहाँ पर लेक्चर के बाद में डिस्कस कराया है। मेंस के क्वेश्चन भी डिस्कस कराए हैं। तो आप तैयारी एनटीपीसी की करें चाहे यूपीएससी की करें, जब तक आप अपने पढ़ने के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक नहीं बनाएंगे तो इसमें जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, एक बार लेक्चर्स को जरूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि बिना लेक्चर देखे ये सब चीज़ें आपको शायद उतना अच्छे से नहीं कर पाए जो आप लेक्चर देखने के बाद में कर पाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि असमानता नहीं है, वेतन और भत्ते सब चीज़ों में जो है, चाहे वो सदस्य हों चाहे वो अध्यक्ष हों, उनमें पूर्ण तरीके से समानता है, और वो भी
जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके समान ही दी जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर इस तरह से याद रखना है और इंटरलिंक करते हुए चलना है। तो ये पहला जो विकल्प है हमारा, ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का अधिकार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। बिल्कुल सही है ये तो। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। जी नहीं, 6 वर्ष है ये, 6 वर्ष, या जो हमने इसकी लेक्चर में डिस्कस किया था, 6 या 65 वर्ष इसकी उम्र का जो आयु है यानी सेवा काल है, उसका क्राइटेरिया है। तो ये भी गलत हो गया। तो विकल्प 2 और 3 सही हैं, इसे ही आपको आंसर लगाना है। चलते हैं आगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है, तो ये 6 और 65 वर्ष जो हमने डिस्कस की है अभी, तो इसे आप आराम से यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में जब भी हम जाते हैं तो अन्य संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, तो उनके बहुत सारे पद हैं, चाहे वो अब आप कैग मान लीजिए, अब मानवाधिकार आयोग है, तो इसके सदस्य और अध्यक्षों की जो सेवा काल की आयु का क्राइटेरिया वो सबसे अलग है ना, वहाँ पर 70 वर्ष हो जाता है। और भी अन्य, जैसे हम राज्य स्तर पर अगर जाएं तो वहाँ पर भी अलग अलग होते हैं इनकी सभी की जो सेवा और कार्यकाल के जो पदावधि है। तो वहाँ पर क्या है कि बेहतर है कि हम एक जो भी इनका वो है सेवा काल है उसकी एक लिस्ट बना लें और उसको ऐसी जगह पर रखें, रूम में या हमारे स्टडी टेबल पर, ताकि दिन में हम उसे कई बार देख लें। तो विदिन 2 और 3 डेज आपको इतने अच्छे से रट जाएंगे कि आपको सोते हुए भी अगर कोई पूछेगा तो आप उसे बता देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। चलते हैं आगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग डायमेंशन से कराने का उद्देश्य यही है कि आप लोग उसमें जो है थोड़े से आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है यानी उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। देखिए, पद से पदच्युत किया जा सकता है, यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रक्रिया में तो देखिए किस तरह से हटाएंगे उस बात का जो है उल्लेख होगा। अब किसके द्वारा हटाया जाएगा तो इसका जवाब राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहाँ पर प्रक्रिया पूछा गया है। तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत किनके, मत देने वाले और वहाँ पर उपस्थित गण, उनका एक विशेष बहुमत होता है, इसे पूरा करना होता है। तो इसी प्रमाणित कदाचार के आधार पर ये प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति महोदय इसे अपदस्थ कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर बात प्रक्रिया की हो रही है तो ये आएगा प्रक्रिया में। यदि बात व्यक्ति की हो रही है कि किसके द्वारा हटाया जाता है तो वो फिर राष्ट्रपति आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्वेश्चन जो विकल्प चौथा है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की हो या उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करने की हो, ये हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग, वो इस पूरे दायित्व को निभाता है। और देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए भी ये ही उत्तरदायी संस्था है निर्वाचन आयोग। तो इसे आप जो है यहाँ पर और चीज़ों से भी इंटरलिंक कर सकते हैं। एक तो राजनीतिक जो दल हैं उनके चुनाव चिन्ह, राजनीतिक चुनाव चिन्ह, इस तरह की जो वो हैं सभी चीज़ें वो निर्वाचन आयोग के ही दायित्व होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो वही एक बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के लिए पदों के लिए
निर्वाचन कराना। देखिए अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होता। एक संसदीय परंपरा है कि जो भी लोकप्रिय व्यक्ति होता है पार्टी का, उसे ही वहाँ पर जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर आसीन किया जाता है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनका चुनाव तो होता ही नहीं है। वो संसदीय जो एक हमारी प्रक्रिया है, ये जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होंगे उन्हें जो है राज्यसभा का सभापति माना जाएगा। तो ये जो विकल्प है ये यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। अगला देखें, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना। तो देखिए इसके लिए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें जो है ये दोनों राज्य स्तरीय जो निर्वाचन आयोग हैं स्थानीय निकायों के स्तर पर उनके दायित्व हैं। तीसरा विकल्प देखते हैं, निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय करना। देखिए जो सभी संदेह हैं, तो निर्वाचन भी देखिए राष्ट्रपति का भी होता है, राज्य स्तरीय स्थानीय स्तर के निकायों का भी होता है। तो ये जो विकल्प है ये स्पष्ट है, यानी कि गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि सही उत्तर का चयन करना है ना, तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य पूछा गया है यहाँ पर, तो देख लेते हैं इन्हें। देखिए संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल 100%, यानी एमपीज एंड एमएलए के चुनाव, तो ये सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना। देखिए राष्ट्रपति शासन की जो संस्तुति है वो सरकार और वो राज्यपाल करते हैं, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। और राज्य में चुनाव के लिए तो राज्य स्तरीय जो निकाय हैं वो जिम्मेदार हैं, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी जो विकल्प है आपका ये गलत हो जाएगा। निर्वाचन सूचियां तैयार करना, कार्य निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये बिल्कुल संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, जहाँ पर निर्वाचन आयोग के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, वहाँ पर यही पंक्ति लिखी गई है। तो 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए मतदाता सूची तैयार करना, निर्देशन और नियंत्रण, ये भी जो है इसका कार्य नहीं है। इसका कार्य है तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो आपको जो है इसका ये जवाब नहीं हो सकता। ठीक है। संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए चुनावों का संचालन, यानी एमपी एमएलए के चुनाव, ये भी सत्य कथन है, तो यहाँ पर तो असत्य पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका जवाब। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन करना, तो ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। तो ये प्रैक्टिस कराने का जो मेन मोटिव यही है फ्रेंड्स, ताकि आप एग्जाम में कोई सिली मिस्टेक्स ना करें। तो नहीं है कौन सा है, विधानमंडलों के लिए चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। देखिए विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उनके प्रावधान राज्य स्तरीय जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा किए जाते हैं, और इन चीज़ों को आप अगर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे आपको एग्ज़ाम में कोई भी जो है किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य स्तरीय चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। जी नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, 5 सदस्य नहीं है। एक अध्यक्ष के साथ उसके 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना। तो ये भी अगर आप इसे देखेंगे तो इस तरह की हमने कोई भी बात है नहीं पढ़ी है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित विवाद निपटाता है। तो ये तो हमने जब इसके कार्य और शक्तियों का अवलोकन किया था तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट हमने देखा था।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है विकल्प 3 ही सही है, तो 1 और 2 तो गलत हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो देखिए अधिसूचना जारी करना राज्य में जो है वो माननीय राज्यपाल महोदय, और केंद्र में जो है हमारे राष्ट्रपति जी इसे अनुमोदित करते हैं। तो चुनाव की अधिसूचना इन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा की जाती है राज्य और केंद्रों में क्रमशः। तो बाकी ये सब चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है, ये तो सही है, चुनाव आयोग से संबंधित है, परंतु ये इसका जो है गलत जवाब है और वही आपसे पूछा गया है। चलते हैं आगे। भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वायन की अधिसूचना जारी करना। देखिए अधिसूचना का मैंने अभी आपको बताया कि ये राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल द्वारा राज्य में अनुमोदित किया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिशें, केंद्र में गृह मंत्रालय, राज्यों में गृह विभाग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना बिल्कुल गलत है। जो अधिसूचना का वो है प्राधिकार, वो सिर्फ राज्य के राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये विकल्प 3 यहाँ पर सही है। बाकी और सारी चीज़ें पजल हैं, अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ा है तो आपको किसी भी विकल्प में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सही विकल्प को ही देखेंगे और उसे ही उत्तर में लगाएंगे। चलते हैं आगे। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? तो देखिए सबसे जो लोकप्रिय है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जैसे हम MP MLA की वोटिंग में वोट करते हैं। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, बिल्कुल ये भी इसका हिस्सा है जो हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, ये जो सूची प्रणाली है ना, ये सही शब्द नहीं है तो ये गलत है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, देखिए संचयी भी गलत है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हैं लेकिन वो संचयी नहीं होते, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से होते हैं, जो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो विकल्प 1 और 2 यहाँ पर सही है, ओनली विकल्प 1 और 2, बाकी ये गलत है। चलते हैं आगे। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो ये निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टिक करें, क्योंकि काफ़ी जगह इसके आंसर और स्पष्टीकरण अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सही जवाब है। संसद के सदस्य की निर्हरताओं का मतलब देखिए अयोग्यता से है। इनसे संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो यही है। चलते हैं आगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है, ये संसद द्वारा। UPSC 2009 IAS में पूछा गया प्रश्न है और अन्य कई परीक्षाओं में RS 2016 या 18 में ये आया है, मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। UPSC के अगर आप पिछले 20 साल के पेपर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी PCS एग्ज़ाम हो, चाहे RS हो या कोई भी परीक्षा हो या अपने राज्य स्तर की कोई छोटी परीक्षा हो, वहाँ पर ये प्रश्न रिपीट ज़रूर होते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हें आप अगर कर लें सॉल्यूशन के साथ में अच्छे से एक बार कंसेप्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलते हैं आगे। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से है? तो ये वैधानिक अधिकार है, क्योंकि देखिए प्राकृतिक अधिकार तो है नहीं है बिल्कुल भी। संविधान में मत देने का जो वो है उल्लेख वो नहीं किया गया है। मतदान करने का एक आपको अनुच्छेदों में मिल सकता है, लेकिन जो लोगों के द्वारा चुनाव में जो वोट की जाती है उसको संवैधानिक अधिकार के लिए कोई बहुत पुख्ता साक्ष्य नहीं है और मौलिक अधिकारों में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये वैधानिक अधिकार है।
कानूनी अधिकार है। चलते हैं आगे। भारत पे मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो वही है विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनावों में। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब 1989 है और ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इससे पहले जो आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष थी और इसी संशोधन के तहत ही जो आयोग में निर्वाचन आयोग है वहाँ पर सदस्यों की संख्या को भी परिवर्तित किया गया था, उसे हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो सही जवाब 61वां संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का 61वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये है मतदाताओं की आयु घटाए जाने से। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से। देखिए, आपातकालीन शक्तियों का जो प्रयोग और इनके बारे में जो दिया हुआ है वो 61वें संविधान में नहीं दिया गया। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको 38, 42 और 44वें संविधान संशोधन में इनके बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति शासन की वृद्धि करने की राष्ट्रपति, ये भी बिल्कुल इसी तरह से। और वित्तीय आपातकाल, ये संविधान में जो अनुच्छेद हैं 352, 356, इस तरह से इनमें इनका उल्लेख है, जिन्हें हम आगे जो आपातकालीन जब हम लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उनमें अच्छे से करेंगे। अभी यहाँ पर हम इनमें जो हमारा मूल सब्जेक्ट है उससे हम डाइवर्ट नहीं होंगे। तो मतदाताओं की आयु घटाने संबंधित ये 61वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अर्थात वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 326। इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है। 324 तो हमने बता दिया, निर्वाचन आयोग के जो अधीक्षण और निर्देशन की जो शक्ति है उसके बारे में है, यानी कि निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में ही है ये मूलतः। और इसके बाद में जो है 324 के बाद में ही निर्वाचन आयोग और निर्वाचन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो 325 में क्या है? देखिए, 325 में ये है कि धर्म, मूलवंश और जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नाम अगर चुनाव की जो नामावली होती है उससे अगर नहीं पाया जाता, सिर्फ इन चीज़ों के भेदभाव के आधार पर, तो उस मामले को बिल्कुल ही खारिज कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को न्याय मिलेगा। ये इस बात की पुष्टि करता है। तो ध्यान रखिए, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। 325 को भी इम्पोर्टेंट टिक कीजिए और 324 तो है ही। अब अपन चलते हैं आगे। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो ये 326 है, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है इसे। वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। और बाकी जो अनुच्छेद हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अनुच्छेद 327 के बारे में जो प्रमुख बात है वो है जो विधानमंडल के जितने भी निर्वाचन होते हैं, विधानमंडल के निर्वाचन, उनके संबंध में ये उपबंध करने के लिए, विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। संसद को शक्ति प्रदान करता है। तो ये एक तरह की क्या है कि अवशिष्ट शक्तियां ही मान लीजिए, क्योंकि राज्य का विषय होते हुए भी यदि उस पर संसद अपना कानून बनाती है तो आप इसे अवशिष्ट शक्ति के रूप में भी जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गम मत सर्वेक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ये क्वेश्चन कम और एक एस्पेक्ट ज़्यादा है, तो इसकी आप डेफिनेशन को ही याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिसमें यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है।
तो निर्वाचनेतर यानी जहाँ पर निर्वाचन नहीं हो रहा, तो उस तरह का जो ये सर्वेक्षण है ये निर्गत मत सर्वेक्षण होता है। और एक तरह का चुनावों में जो हम एग्जिट पोल कराते हैं, ओपिनियन पोल करवाते हैं, उसी तरह से ये है। तो आप इसको जो है निर्गम मत सर्वेक्षण, इसे एक डेफिनेशन के रूप में याद रखिए, ये इसकी परिभाषा है। जो गूगल यानी इंटरनेट पर अगर आप इस शब्द को डालेंगे तो पहला जो उसमें सेंटेंस है विकिपीडिया पर वो भी यही आएगा। तो आपको इन तरह की बातों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में अपने कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों में लड़ने की जो अयोग्यता है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये विकल्प है ये बिल्कुल सही है। और इस तरह का ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1996 है उसमें प्रावधान किया गया है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। बिल्कुल, जो गारंटी राशि होती है उसमें वृद्धि की गई है। कहीं ना कहीं गंभीरता से चुनाव लड़ने के लिए ये इसका मूल कारण है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। कोई अभ्यर्थी अब ऐसे एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं खड़ा हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से खड़े हुए थे, दोनों उनके संसदीय क्षेत्र हैं। तो वहाँ से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया, तो अमेठी से वो हार गए और वायनाड से वो जीत गए। तो वहाँ से वो अब वर्तमान में सांसद हैं। तो आप इसे ध्यान रखिए, हो सकता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सत्य कथन है। उसके बाद में होता क्या है कि मृत्यु हो गई तो वहाँ पर जो है चुनाव फिर से होते हैं। राजस्थान में अभी जो 2 चुनाव हैं इसी तरह से हुए हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो हैं वो संसद में चले गए तो वहाँ पर भी चुनाव हुआ है। और एक अन्य स्थान पर व्यक्ति की यानी कि जो विधायक थे उनकी मृत्यु हो जाने पर फिर से चुनाव हुए हैं। तो ये भी जो है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो जो विकल्प 3 है ये आपका गलत है। तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं। यहाँ पर विकल्प 3 है तो आप इसे काट दीजिए, यहाँ पर भी है तो काट दीजिए, और यहाँ पर भी है तो काट दीजिए। तो आपका उत्तर है वो 1, 2, 4 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आपको पहला विकल्प समझ में नहीं आ रहा ना, देखिए हमेशा एग्ज़ाम पेपर होते हैं वो बहुत बड़ी रिसर्च के बाद में बनाए जाते हैं और उनमें एक साइंटिफिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और यही कारण है कि बहुत कम तैयारी वाले बच्चे भी एग्ज़ाम को, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, जबकि में पढ़ने वाले बच्चे पजल्ड हो जाते हैं। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, देखिए मैं आपको फिर से इसका एक एनालिसिस करवाता हूँ। यदि आपने क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको पहला विकल्प समझ में नहीं आया कि क्या लिख रहा है, तो आप विकल्प को नीचे से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा, चौथा भी समझ में नहीं आया, दूसरा भी समझ नहीं आया, तो तीसरा आप समझ सकते हैं। क्योंकि अपन समाज के रहते हुए इतना तो सभी जानते हैं जो भली तैयारी नहीं कर रहे हों, कि एक व्यक्ति एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, राजस्थान में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं और अन्य जगहों पर भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब 15वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे थे, 16वीं लोकसभा के, माफ़ कीजिए, 16वीं लोकसभा के जो चुनाव हो रहे थे, तो उसमें मोदी जी के लिए भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों की जो है व्यवस्था की गई थी। तो इसे आप ध्यान रखिए, ताकि अगर, क्योंकि वो मुख्य पद था उनके पास में, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, तो वो एक जगह से चुनाव हार जाए तो उनको 2 जगह से, इस तरह की जो बातें हैं पार्टी द्वारा कही गई थी शुरू में, तो वो भी सही थी। और राहुल गांधी खुद अभी अमेठी और वायनाड 2 जगह से चुनाव लड़कर एक जगह से हार गए तो दूसरी जगह से जीत गए। तो ये तीसरा विकल्प है, ये अमूमन हर व्यक्ति को पता होता है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं आगे। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, यानी कि जो इनमें पैसा खर्च होता है उसके बारे में था दिनेश गोस्वामी समिति का जो इसमें सिफारिश थी। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखना होगा। चलते हैं आगे। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया?
तो 61वां संविधान संशोधन है इसके लिए, 61वां संविधान संशोधन। पहले ये एक सदस्यीय था बीच में, तो ये इसे आप ध्यान रखिए। यहाँ से है जो मतदाता की आयु को भी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, और आयोग में सदस्यों में एक अध्यक्ष और उसके 2 अन्य सदस्य। चलते हैं आगे। कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो ये 25 जनवरी है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NTPC और इस तरह की परीक्षाओं के लिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से प्रमुख दिन आपसे पूछ लिए जाते हैं इस तरह से, और उनकी तिथि यहाँ पर होती है, तो वो मैचता कॉलम में भी आ सकते हैं। RS में इस तरह का प्रश्न पूछे जाने का बहुत बड़ा शुरू से एक परंपरा रही है, तो आयोग आपसे भी पूछ सकता है। तो इस तरह के पैटर्न को भी आप ध्यान में रखिए। और अगर आपको 1-2 भी पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से उसमें जो है क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता? तो ये है जो स्थानीय निकायों का चुनाव, ठीक है ना, क्योंकि चुनाव निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति यानी जो केंद्र स्तर की व्यवस्था है, केंद्र स्तर की व्यवस्था है जो चुनाव संबंधी, उनको देखता है। लेकिन स्थानीय निकायों का तो मैंने आपको बताया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनकी व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 243 के में जो है इस तरह की बातें लिखी हुई हैं भारतीय संविधान में। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथनों पर विचार करना है। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप बिल्कुल 5 स्टार दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुच्छेद 82 में इस तरह की व्यवस्था है, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सत्य कथन है, ये अपरिवर्तनीय है, ये अपरिवर्तनीय इनकी अनुशंसाएं होती हैं। और सामान्यतः संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के भू निर्वाचन क्षेत्र का जो है इसमें आकलन किया जाता है, इसलिए इसे परिसीमन नाम दिया गया है। भू निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण किया जाता है या आकलन किया जाता है। अगला विकल्प है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तो उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किसके संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो वो है परिसीमन आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है बोथ 1 और 2 यानी उत्तर इसके दोनों होंगे। तो इस तरह से जो निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई क्विज है, क्विज नंबर 2, ये आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली बार हम इसी तरह की किसी अन्य प्रमुख संस्था के बारे में यहाँ पर क्विज लेके आएंगे फ्रेंड्स। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि लेक्चर में भी हमने 50 से ज़्यादा प्रश्नों की जो है आपको प्रैक्टिस करवाई है, बड़े बड़े प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई है, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में ही 5 से 10 फैक्ट जानने को मिलते हैं। तो लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक अच्छी नई क्विज और नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।